नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम आपके लिए नए नए वीडियोज लेके आ रहे हैं। कुछ वीडियोज आपके इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं और कुछ वीडियो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए कुछ सामग्री लाई जाए और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सामग्री लाई जाए। ये स्टूडेंट्स, आज हम सामान्य अध्ययन का एक वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी, चाहे वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, किसी भी क्लास का पेपर हो उसमें भी इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर कई प्रकार की टेक्निकल बातें भी आती है। उन्हीं को ये टॉपिक बहुत सामान्य सा लगता है और सभी इससे परिचित होते हैं, परंतु समस्या इस बात की है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण ये टॉपिक सरल होने के बावजूद भी हमको छका देता है और हमसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत बारीकी से और अच्छी तरह समझना है। चाहे हमारा इसमें समय कितना ही इन्वेस्ट हो जाए, लेकिन इस टॉपिक को इतना अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है कि आगे चाहे आपकी कोई सामान्य परीक्षा हो, आपकी स्कूली परीक्षा हो, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जब बैठे तो उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। ये स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि जो पढ़ने के दौरान उलझन आती है, जो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बाद आपके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उनका जवाब कहीं नहीं मिलता है। आप जो बुक पढ़ते हैं, चाहे वो कोई फेमस गाइड हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट बुक हो, वहां सूचना दे रखी है पर उन सूचनाओं को समझाया नहीं गया है। हमारा ये प्रयास होता है कि उन सूचनाओं को आपको समझाया जाए और जो जहां पर आप अटकते हैं, जहां पर आप उलझते हैं, उस उलझन को दूर किया जाए। डियर स्टूडेंट, ज्यादा देर न लगाई जाए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, मूल अधिकार यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमने लिखा हुआ कक्षा 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप समझ जाइए किन के लिए वीडियो बनाया गया है। ये स्टूडेंट्स, हमारे जो संविधान है और जो हमारा जो देश का संविधान है उसमें कई भाग हैं, कई अनुच्छेद हैं, कई अनुसूचियां हैं। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि भाई कितने भाग हैं, कितनी उसमें अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन किया गया है। इसकी एक शॉर्ट में एक बहुत अच्छी समरी आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे तो आपको इनके अनुच्छेद संबंधी कोई गलती ना हो। लेकिन फिलहाल हम हमारे इस टॉपिक पर वापस आ रहे हैं और हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे देश के संविधान के भाग 3 में, हमारे देश के संविधान के भाग 3 में इसको दिया गया है, इस टॉपिक को यानी मूल अधिकार को। ये स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार जो है वो किस भाग में वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन दे दिए, ए भाग 3, नंबर 2 भाग 4, नंबर 3 आपका दे दिया भाग 7 और नंबर 4 दे दिया भाग 8। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात जो इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपके संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उनको अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित किया गया है। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ये आपको बातें याद रखनी है। तीसरी बात यह है कि अब आपको यह भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर मूल अधिकार हैं क्या। मूल अधिकार का आशय यह है कि ये वो अधिकार हैं जो किसी भी देश के संविधान के द्वारा उस देश के जो निवासी हैं उनके नागरिकों को दिए जाते हैं ताकि वो अपना भौतिक और नैतिक विकास कर सकें। इस प्रकार की सुविधाएं, ये अधिकार, ये एक प्रकार की सुविधाएं हैं, ये वो आजादियां हैं जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। और ये आवश्यक सुविधाएं ही या आवश्यक आपकी आजादियां, ये आपके मूल अधिकार कहलाते हैं। जो स्टूडेंट्स, हमारे देश के संविधान में भी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मूल अधिकार दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स, यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि हमारे देश के मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। ये स्टूडेंट्स, उनको देख लीजिए वो 7 अधिकार कौन कौन से थे। देखिए वो 7 अधिकार थे। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां आपका अधिकार है संपत्ति का अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, मूल संविधान में ये सातों अधिकार थे, लेकिन आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो आपका सातवां अधिकार है उसको हटा दिया गया है और अब वो मूल अधिकार नहीं रहा है बल्कि एक विधिक अधिकार मात्र रह गया है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जब हटाया गया तो इसको एक विधिक अधिकार बना करके और हमारे देश के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 300 के में इसको जोड़ दिया गया है और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि विधिक अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये स्टूडेंट्स, डिफरेंस ये है कि मूल अधिकार वो अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होती हैं, यानी स्टेट के खिलाफ प्राप्त होती हैं। जो आपका राज्य होता है वो उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और वो मूल अधिकार, अगर उन मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। परंतु विधिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो आपके लिए राज्य की मर्जी पर छोड़ा जाता है। राज्य जब तक चाहे आप उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और यदि राज्य को उस अधिकार को छीनने की आवश्यकता है तो वो छीन सकता है। आप न्यायालय में जा नहीं सकते और न्यायालय में इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो संपत्ति का अधिकार का ये है कि आमतौर पर व्यक्ति संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन यदि राज्य को उस संपत्ति की आवश्यकता है तो राज्य आपको आपकी संपत्ति से कभी भी बेदखल कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके कई हाईवे निकलते हैं, कई प्रकार के मार्ग, राजमार्ग बनते हैं, कई प्रकार के बांध बनते हैं, कई प्रकार की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनती हैं। तो गवर्नमेंट जो जिन लोगों की भूमि होती है उनको बेदखल कर देती है और इसके संबंध में व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। हाँ, वो मुआवजे की मांग कर सकता है कि सर मेरी इतने लाख की भूमि थी तो मुझे इतने तो रुपया प्राप्त हो जाए। तो सरकार एक निश्चित मापदंड के अनुसार उनको मुआवजा दे देती है, परंतु वो व्यक्ति ये अधिकार नहीं जता सकता है नहीं साहब ये मेरी संपत्ति है और इससे मुझे राज्य बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। ये मात्र एक विधिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज्य की मर्जी तक सीमित है कि जब तक राज्य चाहे तब तक आप उस चीज को रख सकते हो। यदि राज्य को आवश्यकता पड़ती है तो आपकी संपत्ति को छीन सकता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और समझ लेना जरूरी है कि शुरू में ये संपत्ति का अधिकार था, फिर इसको हटाया क्यों गया था? तो संक्षेप में ये बात समझ लीजिए कि इसको इसलिए हटाया गया था कि हमारे देश में शुरुआत में जमींदार लोग थे, बहुत प्रॉपर्टी वाले रखते थे, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी रखते थे और एक आम नागरिकों को लिए जो है वो संपत्ति बहुत कम थी। तो इस प्रकार से संपत्ति को, अब चूंकि उस समय संपत्ति का अधिकार था तो जमींदार लोग जो थे, जो जिनके पास अधिक संपत्ति थी, वो संपत्ति के अधिकार के तहत कोर्ट में चले जाते थे और वो अपने उस दावे को नहीं छोड़ते थे। लेकिन सरकार का यह प्रयास था कि ये जो संपत्ति है उसका अधिकतम वितरण हो, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर तबके के व्यक्ति के पास संपत्ति का कुछ हिस्सा पहुंच जाए, ये सरकार प्रयास कर रही थी। इसी प्रयास के तहत 44वें संविधान संशोधन जो था अधिनियम 1978 के तहत फिर संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो प्रेजेंट में मात्र 6 ही अधिकार हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को हमारे देश के मूल अधिकारों में से हटाया गया था। फिर आपको वहां ऑप्शन दे दिए 44वां, 48वां, 69वां, 61वां, कोई सा भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बोर्ड पर कुछ बातें रखी हैं और हमारा ये प्रयास है कि आपकी जो उलझन है, कई बार विद्यार्थी पूरी बुक पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट बुक को पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं जिनको वो ना तो देख पाते हैं। कई बार उनके दिमाग में ये प्रश्न भी नहीं उठते हैं और कई बार उन प्रश्नों का जवाब उन पुस्तकों में होता भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो आपका अधिकार है, जो आपको बताए थे कि भाई ये 12 से 35 तक है, कुल 24 अनुच्छेदों में वर्णित हैं। तो यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अब यहाँ पर दो बातें आप एक साथ सीखते चलिए कि एक तो ये कौन से अनुच्छेद में या कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार दिया गया है और कुल कितने अनुच्छेद हैं। देखिए समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है, कुल 5 अनुच्छेद है इसमें। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका वर्णन
अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन किया गया है और इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है, इसमें कुल 2 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है और इसमें कुल 4 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, ये इसका वर्णन 1929 अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक इसका वर्णन किया गया है और इसमें 2 ही अनुच्छेद सम्मिलित हैं। और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद सम्मिलित है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आप अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो कुल 18 अनुच्छेद आपके सम्मिलित होंगे, जबकि मूल अधिकारियों का कुल जो है अनुच्छेद वर्णित किए गए हैं वो 24 हैं। तो आखिर वो 6 अनुच्छेद कहां गए? ये आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर वो 6 अनुच्छेद कहां पर हैं? हम ज्यादातर स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आपके जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और आपका एक जो लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिरकार ये 5-6 अनुच्छेद बच रहे हैं, वो कहां गए? तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठना भी चाहिए और इस जिज्ञासा का समाधान होना भी चाहिए। ये स्टूडेंट्स अब क्रम से लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत जो होती है अनुच्छेद 12 से होती है। कहां से होती है? अनुच्छेद 12 से होती है और अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि भाई, यहां पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का वर्णन किया गया है। राज्य शब्द का वर्णन किया गया है कि ये आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। याद रखना आप, राज्य जो होता है वो अपने निरंकुशता को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर देता है, या राज्य अपने प्रशासन को चलाने के लिए व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर देता है। राज्य और व्यक्ति विपरीत होते हैं, परंतु यहां पर यह याद रखना है कि हमारे देश के संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है कि ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और उनके विरुद्ध ही ये मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए, आपका अनुच्छेद 12 बताता है कि एक तो भारत की संसद और सरकार, यानी संसद और सरकार का मतलब एक तो विधायिका और एक हमारे देश की जो कार्यपालिका है, उसके विरुद्ध हमको ये अधिकार प्राप्त हुए हैं। वो हमारे देश के जो मूल अधिकार, नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 2 है राज्यों की विधानसभा एवं सरकार, यानी वहां की जो असेंबली है और राज्यों की जो गवर्नमेंट है वो व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसे कोई आदेश निकालती है, ऐसे कोई कानून बनाती है, तो वो आपके विधि के अनुसार अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। और तीसरा है आपके स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब लोकल बॉडीज जो होती हैं, जैसे आपकी नगर पालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड, ये भी ऐसा कोई आदेश कानून नहीं निकाल सकते जिससे कि हमारे देश के नागरिकों का मूल अधिकारों का हनन होता है। और चौथा है आपके वैधानिक निकाय जो होते हैं, स्टेचुटरी बॉडीज होती है, जो आपको हमने पहले की वीडियो में बताया था कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जिनका संविधान में तो वर्णन नहीं है, लेकिन उनको बाद में जोड़ा गया है, उनको वैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे आपकी LIC, जिसका 1956 में स्थापना हुई थी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे ही कई प्रकार के सरकारी उपक्रम है। ये यानी आप ध्यान रखना है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपकी भारत की संसद, और साथ ही साथ आपके राज्यों की विधानसभा और वहां की सरकारें, और आपके स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे आपका जिला बोर्ड हो, कोई भी हो। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट आपकी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनका आम पब्लिक से ज्यादा जुड़ाव है, वो कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा कानून नहीं निकाल सकती जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो। ये राज्य शब्द का इसमें परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में है। ये याद रखना है आपको, है ना। फिर अगला बिंदु है आपका जो आपका अनुच्छेद 13। भाई 12 का आपको पता चल रहा है कि 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 13 में बताया गया कि विधि, आखिर वो क्या विधि है, वैसा वो क्या कानून है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के विपरीत है। ध्यान रखना है, यहां पर बहुत ज्यादा आजादी दी गई है भारत के नागरिकों को, और हमारे देश की न्यायपालिका जो है, जुडिशरी है, जो हमारे देश के मूल अधिकारों की संरक्षक है, उसको ये पावर दी गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई संसद
अगर कोई विधानसभा व्यक्ति के मूल अधिकारों के खिलाफ कोई विधि पारित करती है तो न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि उस पर रोक लगाए और व्यक्तियों के अधिकारों को वापस दिलाए। तो ये देखिए, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के विपरीत है उसे अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को है। और यहां तक कि कोई भी कानून बनता है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ये पावर किस अनुच्छेद के तहत मिली है? देखिए, ये पावर जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये पावर प्राप्त है कि अगर कोई सरकार, केंद्र की सरकार या संसद या राज्यों की विधानसभा या राज्य की सरकार अगर ऐसा कोई नियम कानून पास करती है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और न्यायपालिका उस व्यक्ति को राहत प्रदान कर सकती है। अब देखिए, इसमें कुछ अनुच्छेदों के भाग भी दे रखे हैं। 13वां जो अनुच्छेद है उसके कुछ भाग दे रखे हैं। 13(1) क्या कहता है? संविधान लागू होने से पूर्व जितनी भी विधियां थी, यानी जितने भी कानून थे, हमारा देश का जो आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों के जमाने के जो कानून चल रहे आ रहे हैं, आज भी प्रचलित हैं बहुत सारे कानून, उन कानूनों को भी उस सीमा तक ही स्वीकार किया जाएगा जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। अगर वो पुराने कानून अगर मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं वहां पर वो उनको रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस सीमा तक ही काम, मतलब उनको हम स्वीकार तो कर रहे हैं, वो समाप्त कभी नहीं होते हैं। उनको ऐसा नहीं कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको अवैध घोषित कर दिया जाए, परंतु बस उस सीमा तक हम उनको स्वीकार करेंगे जिस सीमा तक मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अगर जहां से मूल अधिकारों का हनन चालू हो गया वहां से वो विधि अवैध मान ली जाएगी। बस उस सीमा तक हम झेलेंगे, उस सीमा तक उसको स्वीकार करेंगे जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में आजादी से पूर्व या संविधान लागू होने से पूर्व, विशेषकर ये सब ध्यान रखना, आजादी नहीं, संविधान लागू होने से पूर्व जितने भी विधियां हैं वो उस मात्रा तक मान्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रही हैं। दूसरी बात देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। ये आपका 13(2) बताता है कि आपकी संविधान लागू होने से पूर्व की बात 13(1) में दी गई है और संविधान लागू होने की बाद की बात जो है वो 13(2) में दी गई है कि कोई भी कानून सरकार जो भी बनाती है संविधान संशोधन के तहत या कोई भी बनाती है वो क्या नाम से उस मात्रा तक ही स्वीकार होगा जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। जहां से उसने मूल अधिकारों का हनन चालू कर दिया वहां से वो विधि अवैध मानी जाएगी। तीसरी बात यह है कि विधि शब्द में सभी आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम, कोई भी आदेश सरकार का वो उस सीमा तक ही स्वीकार किया जाएगा जिस सीमा तक वो हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। जहां से नागरिकों का मूल अधिकारों का हनन होने लगा वहां से वो नियम अवैध हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बड़े इंपोर्टेंट बात है और बात यह है कि यहां से एक बड़ी इंपोर्टेंट बात है जो आपको जाननी है ये स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहां पर ये 3 बिंदुओं को देख नहीं पाए। हाँ, तो यहां पर ये समझना जरूरी है कि हम अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) को पढ़कर के ये पता लगता है कि यहां पर न्यायपालिका को बहुत ज्यादा आजादी दी गई है। न्यायपालिका कुछ भी अंकुश लगा सकती है क्योंकि वो अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द दे रखा है उसके आधार पर किसी भी कानून को रोक सकती है। परंतु आपको यहाँ देखना जरूरी है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक नया उपबंध 13(4) जोड़ा गया और उसमें यह बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन जो है वो उस विधि शब्द में शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका को उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से न्यायपालिका और जो उस तत्कालीन व्यवस्थापिका उसमें काफी विवाद हुए और वो न्यायालय में कई प्रकार के प्रसिद्ध वाद बने। उसमें देखिए वो वाद कौन कौन से थे
पहला है आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में, आरएएस एग्जाम में, आपके पीएससी एग्जाम में, आपके एसआई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बाद जो था 1951 में ये पारित हुआ था और इसमें ये निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर पाएगी। फिर देखिए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य बात जो है 1965 का है और इसमें भी यही निर्णय दिया गया जो आपके शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन जो है वो विधि शब्द में शामिल नहीं होंगे। फिर देखिए यहां पर तक तो स्थिति सरकार के पक्ष में चल रही थी, लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट्स 1967 में जो है न्यायपालिका सरकार के विरुद्ध चली जाती है और क्या निर्णय देती है। इसीलिए हमने देखिए इस तरह से शो कर रखा है कि शंकरी प्रसाद केस में एरो का चिन्ह जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और सज्जन सिंह के में भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन गोलकनाथ के मामले में हमने उल्टा कर रखा है आपको याद रखने के लिए कि यहां पर इन दोनों निर्णयों के पूर्व के जो निर्णय है उनके विपरीत निर्णय दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में कहा गया कि विधि शब्द में सभी सब कानून सम्मिलित हैं, यहां तक कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन जो है वो भी उस विधि शब्द में शामिल होंगे, यानी सरकार उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यानी इन दोनों निर्णयों के खिलाफ उलट जवाब दिया, उलट निर्णय दिया और यहां पर न्यायपालिका सर्वोपरि हो गई। फिर क्या हुआ ये स्टूडेंट्स, फिर आप जानते हैं ये 1967 की बात है, तो फिर सरकार को मजबूर होकर के, क्योंकि सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होती है या संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, और उसने एक कानून बनाया जो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत बनाया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन उस विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, और ये बना दिया गया। फिर इसके ऊपर बात हुआ, उस बात के समाधान के लिए फिर 1973 में, 71 की बात है, 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसी बाद में ध्यान दीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में ही बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई, यानी मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और ये कहा गया कि सरकार जो है या संसद को नए संविधान संशोधन लागू करने की शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परिवर्तन कर सकती है, परंतु उस सीमा तक जहां तक वो हमारे देश के मूल जो संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सरकार परिवर्तन कर सकती है। उसने माना कि 1951 का जो आदेश है, 1951 का जो निर्णय है और 1965 का जो निर्णय है वो सही है, परंतु सरकार उस सीमा तक ही संशोधन कर सकती है जिस सीमा तक हमारे देश के मूल संविधान में, जिस उद्देश्य से ये संविधान बनाया गया उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी उस सीमा तक परिवर्तन कर सकती है संसद, उस सीमा तक सरकार परिवर्तन कर सकती है जिस सीमा तक मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जो हमारा मूल ढांचा है, यानी जिन उद्देश्य से जो मुख्य बातें हैं जिनको संविधान में सम्मिलित किया गया है उनकी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ जहां तक नहीं हो रही है वहां तक ये संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात बहुत इंपोर्टेंट है, इसी में आपका बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आपको बताया है कि भाई हमारे देश के कौन से भाग में मूल अधिकार बताए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार बताए गए हैं, और यही बताया कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से मूल अधिकार बताए गए हैं, संपत्ति को मूल अधिकार को कब हटाया गया और वो हमारा विधिक अधिकार है। फिर आपको यही बताया कि अनुच्छेद 12 में क्या वर्णन किया गया, अनुच्छेद 13 में क्या वर्णन किया गया, और बड़ी इंपोर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताई है कि ये 4 बात थी जो इंपोर्टेंट है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य संघ 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। कभी कभी इनको क्रम से जमाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी एग्जाम में, आरएएस एग्जाम में, आपके पीएससी एग्जाम में इनको क्रम से ही पूछा जा सकता है कि इनको सही अनुक्रम में जमाइए, और वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रयास है कि आपकी ये जो पढ़ने के दौरान समस्या आती हैं उन उलझनों को दूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।